नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अब वीडियो की श्रृंखला में पीछे सभी सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाए भी आपको किस तरह पढ़ना है, सिलेबस बढ़ा है, तो उसी हिसाब से वीडियो की उसी श्रृंखला में मैं अब बायो के सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक वाइज है वो मैं आपके वीडियो पर डालूंगा अब आगे से, ताकि आपको हर वीडियो में हर टॉपिक का पता चल जाए कि किस टॉपिक को किस आधार से पढ़ना है। क्योंकि मैंने पूरे सिलेबस के बारे में बताया तो वहाँ से हमें अनुमान नहीं लग पाता कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, 12वीं तक पढ़ना है, बीएससी तक पढ़ना है। तो आज हम ओनली फॉर मेरे जो वीडियो हैं ये आज का जो वीडियो है केवल और केवल प्लांट फिजियोलॉजी पर रहेगा। केवल प्लांट फिजियोलॉजी को आपको किस हिसाब से पढ़ना है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप सबसे पहले तो ये समझो पादप कार्यकी में आता क्या है। मुख्य रूप से आपको इसे 12वीं लेवल से अच्छे से करना है, क्योंकि जब भी हम 11th-12th में हैं उस टाइम इस यूनिट्स को पढ़ लेते हैं। तो उसमें देखो पादप कार्यकी में होता क्या है। पादप कार्यकी में केवल और केवल सबसे मुख्य रूप से जो पार्ट है इसका वो है सबसे पहला यूनिट जिसे हम माने पादप जल संबंध। इम्पोर्टेंट यूनिट है, अच्छे प्रश्न देकर जाती है। दूसरी यूनिट का नाम मैं इसमें लेसन का नाम यदि मैं बताऊं तो वो है प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद एंजाइम, उसके बाद प्लांट हार्मोन, उसके बाद प्लांट एलिमेंट्स पादप, और उसी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो पार्ट है वो है। तो इतने टॉपिक आपको आप मानकर चलें कि लगभग 5 प्रश्न तो आप मानकर चलें कन्फर्म, 5 से 6 प्रश्न तक यहाँ से पूछा जा सकता है। तो एक अच्छी यूनिट है और इजी यूनिट है। अब आपको पढ़ना क्या है इनमें, सबसे पहले अपने बात करें वाटर रिलेशन की, पादप जल संबंध की। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहले आपको प्रासरण और विसरण की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन यदि आप उनको याद नहीं करोगे तो हमारे आने वाले प्रश्न हल नहीं होंगे। उसके बाद एक डीपीडी है, डीपीडी की आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। और इसके बाद पादप जल संबंध में डीपीडी के जो किस पर निर्भर करती है, ओपी क्या है, टीपी क्या है, इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है डीपीडी याद करने का। बहुत ही इजी है। आपको सबसे पहले थ्योरी अच्छी पकड़ करनी है, न्यूमेरिकल इसके बहुत बार आते हुए गलत हो जाते हैं। मैं आपको ग्रुप में डालूंगा अभी आने वाले समय में इसके न्यूमेरिकल, तो आपसे गलत होंगे, देखना बहुत ईजी न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। कारण हमें इसका जो बेस है वो पता नहीं होता। जैसे पादप जल संबंध को हम देखें तो उच्च निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर जल प्रवाहित होगा, ये हमें पता होना चाहिए। जल उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होगा, उच्च टीपी से निम्न टीपी की ओर होगा, निम्न टीपी से उच्च ओपी से निम्न ओपी की ओर होगा। इस तरह के जो संबंध हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो ही न्यूमेरिकल हल होते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल हल नहीं होंगे। और एक कन्फर्म मानकर चलो एक न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से बनता है। तो ये मैं आपको डीपीडी इस जो 12वीं का जो प्लान है उसमें लगभग यही इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले डीपीडी का ध्यान रखें। इसके बाद जल संबंध है उनका, वाटर जो जल विभव है उसकी परिभाषा आप पहले ध्यान रखें। परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल 100% पूछ जाएगा। और न्यूमेरिकल जल विभव का आपको पता है, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव। अगला जल विभव पहले दे देता है, सिर्फ दिशा पूछता है, अपने दिशा में कंफ्यूज हो जाते हैं, उच्च से निम्न होगा या निम्न से उच्च होगा। तो ये तो दो तो यहाँ से न्यूमेरिकल प्रस्तावित है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से पादप जल संबंध में जो देखा जाए वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन किस कलर पर निर्भर करता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कलर कौन सा, इसी तरह वाष्पोत्सर्जन भी कलर पर डिपेंड करेगा। वाष्पोत्सर्जन के 2 कथन हैं, कर्टियस के हैं एक, तो एक अन्य वैज्ञानिक का है। तो उनको आपको कथन को ध्यान रखना है भी किसने कहा, आवश्यक बुराई है, अनिवार्य बुराई है, अपरिहार्य बुराई, इस तरह के कथन है 2-3, तो वो आपको ध्यान रखें। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन से इम्पोर्टेंट पार्ट, वाष्पोत्सर्जन के जो प्रकार हैं, किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, रंध्रीय होता है, वातरंध्रीय होता है, पत्रीय होता है, उपत्वचीय होता है, मतलब किससे वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है, रंध्रीय, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से भी। इसके अलावा रंध्र का खुलना और बंद होना, इसकी डिपेंड विधियां हैं कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा दी हुई, पीएच पर निर्भर करती है, कितने पीएच पर खुलते हैं, कितने पीएच पर बंद होते हैं। रंध्र के प्रकार हैं, रात्रि में कौन से रंध्र खुलते हैं, दिन में कौन से रंध्र खुलते हैं। लगभग ये जो यूनिट है 12वीं में यही है। इसके अलावा बीएससी में इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूं कि क्या अगला आपसे पूछ सकता है। बीएससी वाला जो पार्ट अपने देखें, ग्रेजुएशन में
प्लांट जो फिजियोलॉजी है उसमें वाटर रिलेशन में केवल और गटेशन इंपॉर्टेंट है। बिंदु स्त्राव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा एक एक चीज़ प्रश्न पूछा भी हुआ है, बिंदु स्त्राव आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा देखो मैंने आपको पहले बता दिया स्टोमेटल मूवमेंट अपने देख चुके हैं और इसी ट्रांसपिरेशन यहाँ दे रखा है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है वैसे यहाँ से, और इसके ये करने के बाद आप राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद इनके ऑब्जेक्टिव निकालें ताकि आपको पता चले, या पीछे के पेपर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगली यूनिट अपने देखें तो इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण, इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वैसे साथ में, लेकिन अपने अलग से बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जो शुरू में दे रखे हैं कि वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं। यह वैज्ञानिक किसने बताया O2 जल से निकलती है, जल किसने सिद्ध किया कि जल से निकल रही है, या इसके पिगमेंट सिस्टम है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र सेकंड, किस पर कौन काम कर रहा है, 680 पर काम कर रहा है, 680 से अधिक या 680 से कम, या दोनों को मिलाकर, रेड ड्रॉप है, इमर्सन इफेक्ट है। ये जो शुरू के पार्ट इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद आगे का जो पार्ट है हम आगे बात करें प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में टाइप दे रखे हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। अब प्रकाश चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में चक्रीय और अचक्रीय हैं, उनको आप अच्छे से करने, प्राथमिक ग्राही कौन सा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा है, तो उस आप चक्र को पूरा अच्छे से ध्यान रखें। कहाँ जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है, कहाँ जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं हो रहा, कहाँ एटीपी निकल रहे हैं, कहाँ नहीं निकल रहे, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारा प्रकाशिक में। अप्रकाशिक में आपको ध्यान रखें केल्विन मेसन साइकिल है, इसके अलावा C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें केवल और केवल आपको ध्यान क्या रखना है, प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक CO2 ग्राही, इसके अलावा ऊर्जा 18 ATP होगा, 12 NADPH होगा, 36 ATP क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। लगभग जो मैंने बताई है उन चीज़ों को आप पकड़ें और अच्छे से तैयार करें। इसमें दे रखा है डायरेक्ट रिएक्शन C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल भी एक है, वो भी आप अच्छे से तैयार कर लें। प्रकाश शोषण है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से, प्रभावित करने वाले कारक भी आपको ध्यान रखने हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट अपने बात करें शोषण की, इंपॉर्टेंट यूनिट है। शोषण में आपको ध्यान रखना ही रखना है, 3-4 चीज़ें हैं शोषण में। सबसे पहले वही आपको परिभाषा, केवल और केवल ये कौन सी कैटाबोलिक है, एनाबोलिक है, रिडक्स रिएक्शन है, कौन सी है, तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले। उसके बाद शोषण में प्रकार, तो अवायवीय है, अवायवीय। एक अवायवीय शोषण पर आजकल ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतर आणविक शोषण में कितने ATP लगते हैं, तो अंतर आणविक शोषण अवायवीय शोषण को ही बोलते हैं, तो 2 ATP खर्च होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा किण्वन की परिभाषा, किण्वन के प्रकार। इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वह ग्लाइकोलाइसिस, 2 साइकिल हैं इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है। ग्लाइकोलाइसिस में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, सिंपल है। क्रेब्स साइकिल में जहाँ भी पूरा साइकिल आपको ध्यान में रखना है, कौन सा 5 कार्बन का यौगिक बन रहा है, कहाँ से 6 बन रहा है, किसको मिलाकर 6 बन रहा है, या जहाँ भी ATP कहाँ निकल रहे हैं, GTP कहाँ निकल रहे हैं, FADH2 किन 2 के बीच में निकल रहे हैं, NADH2 किन 2 के बीच निकल रहे हैं, मतलब उन दोनों यौगिकों को पूछ लेता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से लेकर फ्यूमेरिक अम्ल से मेलिक अम्ल के मध्य कौन सा निकल रहा है, मेलिक अम्ल से एसिटिक अम्ल के मध्य कौन सा निकल रहा है। इस तरह अगला पूरा साइकिल कहीं से भी पूछ सकता है, तो आप साइकिल को अच्छे से तैयार कर लें। एक प्रश्न एक साइकिल देकर जाएगा, कन्फर्म है, ये 101% देकर जाएगा, 2 भी आ सकता है, लेकिन एक तो आप मानकर चलें। तो लगभग इसके बाद इसका जो BSc का पार्ट मैं देख रहा हूँ, BSc में क्या इंपॉर्टेंट है, BSc में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम दे रखा है, ETS माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कौन से अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम ग्राही कौन सा है, उनकी जो चेन है BCAA3 इसका क्रम है, अंतिम ऑक्सीजन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, अंतिम साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, A3 है, BCA और A3। इस तरह का वो पूरा साइकिल एक सारणी ETH में दे रखी है, एंजाइम दे रखे हैं, इधर कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है, फिफ्थ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो आपको अच्छे से तैयार करना। ETS से भी लगभग एक संभावित प्रश्न रहता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव
जो है वो श्वसन में इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन श्वसन में है वो परिभाषा, और कहाँ संपन्न होता है ईटीएस से रिलेटेड है, तो वो आपको तैयार करना है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई लगभग यहाँ से एग्जामिनर पर्सन पूछता ही है। किण्वन वाला आपको ध्यान रखना है, किण्वन के प्रकार हैं, कौन सा अवयव ये किण्वन है, अवयव श्वसन में कितने एटीपी हैं, अवयव श्वसन में जो एटीपी की गणना है वो भी आप अच्छे से तैयार कर लें, ग्लाइकोलाइसिस में कितने हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में वो जो टोटल एटीपी है कहाँ से कितने निकल रहे हैं, तो वो भी आप अच्छे से तैयार रखें। कई बार क्रेब्स चक्कर की अलग पूछ लेता है, ग्लाइकोलाइसिस की अलग पूछ लेता है, शुद्ध लाभ कितने का, तो वो एक एग्जामिनर की भाषा पर डिपेंड करेगा, प्रश्न की भाषा पर डिपेंड करेगा। सिर्फ प्रश्न की भाषा चेंज होती है और अपने चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। बार बार आप ऑब्जेक्टिव निकालें, अच्छे से ये यूनिट तैयार हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो 4 नंबर जो यूनिट है वो है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन 4-5 नाम प्लांट हार्मोन के दे रखे हैं। इसके अलावा वहाँ 2 अन्य टॉपिक भी हैं प्लांट हार्मोन में। आपको मैं बता दूं कि एक तो आपको ध्यान रखना है फोटोपीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। प्रदीप्तकालिता, अल्पदीप्तकाली पादप, कम दीप्तकाली पादप, अधिक दीप्तकाली पादप, उनका एग्जाम्पल आपको ध्यान, SDP, SNP, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट नाइट प्लांट, शॉर्ट, इस तरह 3 टाइप हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं, उनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा वर्नलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है, अपने आप में केवल परिभाषा है। और इसमें जो हार्मोन के नाम हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लें। साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, तो ये आप अच्छे से, एब्सिसिक एसिड है, कौन सा वृद्धि कारक है, कौन सा वृद्धि निरोधी हार्मोन है, तो इस तरह आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। लगभग संभावित एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, यदि प्लांट फिजियोलॉजी की बात की जाए तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन, जिसमें मैक्रो और माइक्रो में बांटा है। कितने तत्व है, किसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है, तो ये भी बोरोन की कमी से कौन सा है, कॉपर की कमी से कौन सा है, तो आप इसको एक बार NCERT बेसिक पढ़ लें, आपको ज़्यादा लग रहा है तो ये मैंने आपको पूरी प्लांट फिजियोलॉजी की पिक्चर बता दी है, कहाँ से प्रश्न बनने हैं। एग्जाम के बाद आप वीडियो जरूर देखना, आपको सेम टू सेम यहीं से ही प्रश्न मिलेंगे, तो आप अच्छे से तैयार कर लें। आने वाले समय में जैसे मेरे को समय मिलेगा, प्लांट टेक्सोनोमी पर मैं चर्चा करूंगा कि बार, जहाँ से आपको प्लांट टेक्सोनोमी में क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है 5-6%, वो यूनिटों की मैं चर्चा करूंगा जो बड़ी यूनिटें हैं, अच्छा स्कोर दे सकती हैं, उनके कहाँ से क्या पढ़ना है, तो वो मैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। धन्यवाद, देखते रहिए, इसी तरह बने रहिए दोस्तों। आप एक दिन जरूर 2nd ग्रेड एग्जाम में सफल होंगे, ठीक है, ओके। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं अपने इसी रणनीति के साथ। जब तक आप तैयारी जारी रखें, ऑब्जेक्टिव जरूर निकालें, पीछे के पेपर जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।